ये है इंडिया, मतलब भारत। और यहाँ से इधर वाली साइड अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज़ दिखाई पड़ेंगी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड। इन कंट्रीज़ के बारे में ये चैप्टर होने वाला है आपका। तो फाइनली ढूंढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पाठ आपका काफी ज्यादा बड़ा है, सो इसको 2 पार्ट्स में कवर किया जाएगा। पहले पार्ट के अंदर जो है आधा पार्ट होगा, आधा बाद में होगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी प्लेलिस्ट का लिंक। साथ में इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से चेक करना, क्योंकि आप ही के लिए है। अब शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। ये कहानी है एक देश के बारे में, ना एक महाद्वीप के बारे में, एक बड़े से इलाके के बारे में, जिसमें घमासान युद्ध हुआ। लोगों ने दंगे भड़क गए, बोले हमें आजादी चाहिए, हम आजाद होना चाहते हैं। आखिर कहाँ हुआ था ये वो देश नहीं था जहां पर हम रहते हैं, यानी कि भारत। ये कोई और देश था। देश तो बाद में बना, उससे पहले एक बड़ा सा इलाका हुआ करता था। जैसे बोल सकते हैं एक एशिया नाम सुना होगा, जिसके अंदर चाइना, भारत, पाकिस्तान, ये सारे देश आते हैं। वैसे एक कॉन्टिनेंट है, एक आइलैंड, मतलब आइलैंड बोल रहा हूँ, एक कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप, एक बहुत बड़ा इलाका है जिसका नाम है यूरोप। उसके अंदर बहुत सारे देश है। स्टार्टिंग में एक क्लिप चलाई थी मैंने, छोटी सी, है ना। उसके अंदर मैंने कुछ देश बताए थे, वो फोकस्ड देश हैं यूरोप के। फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। ये जो फ्रांस के ऊपर ज्यादा पंगे हुए थे, 9th क्लास में भी आपने जाना होगा। फ्रांस में क्रांति हो गई थी, लोग बोले हमें तो आजादी चाहिए। लोगों को मरवाया गया उसके चक्कर में, ताकि वो जो विद्रोह है वो भड़क ना जाए। तानाशाह लोग थे यार, उनको क्या चाहिए था, उनको तो अपने से मतलब था। वही सीन हो रहा था और वही चीज हम यहाँ पे जानेंगे। लेकिन चैप्टर जो है ना, आप अगर जानोगे, चैप्टर बहुत पेचीदा है। मतलब समझने के मामले में थोड़ा सा अजीब लगता है। कुछ स्टोरी लाइन नहीं है चैप्टर की, मेन मुद्दों पे सीधी सीधी बात करी गई है। क्योंकि आप जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वो आप सीधा टॉपिक पे आएंगे, ऐसे कहानी नहीं सुनाएंगे आपको, है ना। वो सीन होता है। अब यहाँ पे जो है ना, एक लेखक, मतलब एक कलाकार था, कोई पेंटर था, जिसका नाम था फ्रेडरिक सरायू। सरायू बोला जाता है सीधा सीधा इसको, फ्रेडरिक सरायू इसका नाम था। इसने एक पेंटिंग बनाई, फेमस पेंटिंग है। बुक के स्टार्टिंग के पहले पन्ने पे आपको दे रखी है। उस पेंटिंग में जो है बहुत सारे क्या किया उसने, जो है अलग अलग देश थे, उनके बीच में जो है लोग, क्या हो रहा था, लोगों के दंगे भड़के हुए थे। तो उस मामले में जो है ना, उन्होंने पेंटिंग बना दी। पहले कोई देश जो है आगे झंडा लेके जा रहा है, वो आज़ादी के लिए फ्रांस ने पहल करी थी, आपको पता होगा। तो जो फ्रांस था ना, अब फ्रांस की पहल, फ्रांस का जो है झंडे के रूप में, अब पेंटिंग में समझाना पड़ता है ना। पेंटिंग बोलेगी कि ये कौन से देश के लोग हैं, ये क्या है। तो वहां पे जो है पेंटिंग में जो है उनको एक झंडा दे रखा था जो कि फ्रांस का था। उसके बाद में जो है ईसा मसीह को दिखाया गया, जो कि कृपा बरसा रहे हैं अपनी, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं आज़ादी के लिए। तो ऐसा कुछ उसमें दिखाया गया था। यहाँ पे जो है बताया जाता है यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया था, खास तौर पे अलग अलग ड्रेस के थ्रू जो है उनको पहचानना आसान था। अब यहाँ पे जो है इसमें बताते हैं स्वतंत्रता की जो ये मूर्ति थी, ये पेंटिंग जो बनाई गई थी ना, इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, ये चीजें थी उस पेंटिंग में। पेंटिंग देख लेना, सबसे आसान तरीका है, पेंटिंग देखो काम तमाम, है ना। उसको देख के समझ लो, वैसे आपके काम आएगी नहीं पेंटिंग, सीधी बात है। आपको तो पेपर में लिखना है और कुछ चाहिए नहीं है। बाकी जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए तो पेंटिंग देख लो, ठीक है। ऐसा कुछ इसके अंदर बताया गया था। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे पंगा क्या था, आगे भी और कुछ बताया गया। ऊपर से जो है ईसा मसीह आ रहे हैं। ईसा मसीह जानते हो ना कौन है, उनके जो है मतलब, एक तो पहले ये चीज क्लियर कर देता हूँ, ये जो नाम है आपको अजीब अजीब से लगेंगे, क्योंकि ये भारत का नहीं है। और ये जो बुक है ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेटेड है, क्योंकि कुछ बुक्स होती है हिंदी, भारत की जो स्टोरी है ना, वो पहले संस्कृत में लिखी गई, उसके बाद हिंदी में, और उसके बाद इंग्लिश में आई, वो इंग्लिश वाली जो हिस्ट्री होती है। लेकिन वहां पे जो है ना इंग्लिश बोली जाती है, ऑब्वियस सी बात है, यूरोपियन कंट्रीज में इंग्लिश बोली जाती है। सो वहां पे वैसे ही नाम मिलेंगे, वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा। उनको फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, जो कि थोड़ा सा अजीब फीलिंग देता है आपको कहानी की। सो पहले ही बता दिया यार, बाद में मजा किरकिरा हो जाता है, नहीं तो फिर बोलोगे ये क्या आ गया बीच में। अब यहाँ पे एक और चीज क्लियर करनी है, पिछले क्लासेज में भी आपको अपने कुछ चीजों के बारे में जाना होगा। ये है सदी,
19वीं सदी, 20वीं सदी, 21वीं सदी, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? देखो, अगर कोई बोले आपको बुक के अंदर बार बार आएगा, इस पूरी बुक के अंदर सदी ही सदी भरी पड़ी है, तो समझना आसान होना चाहिए आपको। मान के चलो वो बोल रहे हैं 18वीं सदी, कौन सी 18वीं सदी बोल रहे हैं वो, इसका मतलब है 1701 से लेके और 1799 तक, ठीक है। मतलब ये जो टाइम पीरियड है ना, 1700 वाले जो साल चल रहे हैं, फिर 1800 आया, 1801, 1802, ऐसे टाइम पीरियड आता है। तो जो साल है ना, जो ये 17 है, 17 है, तो इससे अगले वाली सदी होती है, ठीक है, इससे अगले वाली होती है। 18वीं सदी का मतलब है 1700 के बीच का टाइम पीरियड। 19वीं सदी बोले तो यानी कि 1800 से लेके 1900 तक, मतलब ये जो बीच का साल आए हैं 100 साल, तो वो 100 साल की एक सदी होती है। शताब्दी भी बोला गया कई बार, तो ये चीज आसान है, याद रखना काम आएगी आपके, ठीक है। तो बार बार मैं सदी बोलूंगा, फिर कंफ्यूज रहोगे कब की बात थी। तो सदी क्यों बोलते हैं? वैसे ये लॉजिक थोड़ा सा अजीब है। ये सदी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो टाइम पीरियड है ना, अब पक्का कुछ नहीं पता, काफी पुरानी बातें हैं, तो अंदाजन चलता है सब कुछ। वैसे कुछ जो युद्ध है वो मेन फोकस रहते हैं। अब ये जो फ्रांस की क्रांति है, आपने 9th के अंदर पढ़ी थी, पूरा डेडिकेटेड चैप्टर था। 1789 की बात है, यानी कि 18वीं शताब्दी की बात है। फ्रांस में क्रांति हो गई। क्रांतिकारियों का जो है एक ही टारगेट था, देश को आजाद करना। जो देश के नेता हैं वो लोगों की सहमति से चुने जाएं। अब ये सहमति बनेगी कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था कि सहमति नहीं बन रही लोगों की आपस में। और उस टाइम पे जो है, उससे पहले नेपोलियन राज कर रहा था। ये नेपोलियन, ये कहाँ गया? ये रहा नेपोलियन। नेपोलियन राज कर रहा था, और नेपोलियन ने क्या किया, अपनी जो है ना, अपना दायरा बढ़ाने के लिए, राजा लोग अपनी जमीन का इलाका बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर, दूसरे राजाओं के ऊपर हमला कर देते थे। तो यही सीन यहाँ पे भी चल रहा था, हमला कर दिया दूसरे राजाओं पे, बहुत सारी जमीन को हथिया लिया गया। फ्रांस के जो नेपोलियन जब राज कर रहा था उस टाइम पे, लोग भड़क गए। कुछ लोगों ने सहमति मान ली, कुछ ने नहीं माना। लेकिन नेपोलियन ने जो सत्यानाश बिठाया ना देश का, क्योंकि उसने दायरा तो बढ़ा दिया देश का, लेकिन जो लोग आजाद होना चाहते थे वो आजादी उनसे कहीं ना कहीं छीन रही थी। उस चक्कर में जो है लोगों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह की क्रांति भड़की, बहुत मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे गए, ऐसे भून दिया गया था बिल्कुल। अब ये पूरा जो है ना, पूरा जो क्रियाकलाप हुआ, जो मारकाट हुई पूरी उस देश के अंदर, बड़ा बुरा हाल हो गया था देश का। अब उस टाइम में जब नेपोलियन का टाइम पीरियड, जब नेपोलियन राज कर रहा था, तो ऐसा तो है नहीं बुढ़ापे तक वही राज करेगा, वो चला गया। एक टाइम आया, उसके बाद उसका जो है पतन हो गया, अंत हो गया। अब जो है ना, जो नेपोलियन ने जो इलाके कब्जाए थे, जबरन कब्जा किया था, तो उनको जो है दूसरे मतलब यूरोप वाले लोगों ने सहमति करके उसको छुड़वा दिया। कुछ के अलग देश बन गए, कुछ अलग हो गए, कुछ आजादी से रहने लगे। मतलब कुल मिला के वो जो कब्जा किया था ना नेपोलियन ने, फ्रांस की जो एक डेडिकेटेड जमीन थी, उससे आगे बढ़ के तो वो जमीन वापस लौटा दी गई। तो अच्छा फायदा हुआ उन लोगों को, क्योंकि अब जो है उनको एक जो राजा था, राजा जो तंत्र था, राजतंत्र जो चल रहा था, वो खत्म हो चला था। लोगों को अपनी सहमति से, मतलब मैं यहाँ पे भारत में होता है ना, वोट देंगे, इसको दे ना, ये तो घटिया है, छोड़ना, इसको देते हैं। ये क्या करेगा? वैसे कुछ नहीं करना इसको भी, चल किसी को ही नहीं देते, ऐसे मूड की बात थी। लेकिन पहले जब राजा था, ये है तो ये है, कुछ और ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो वो सीन था। उस चक्कर में जो है वो तो फायदा मिला उनको। 1804 में जो है, 1804 में, ठीक है। देखो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूंगा जो बीच बीच में आएंगे ना चैप्टर में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर से। अब रटना है तो भाई पूरी बुक रट लो, क्या फायदा है ना। लेकिन कहानी समझनी है, कहानी समझ लो। और एक चीज होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, वो एग्जाम्स में आए आपके, तो इंपॉर्टेंट अगर आपको करने हैं ना, इनके नाम जरूर आते हैं, बहुत बार आते हैं, मैं बता दूंगा आगे जैसे जैसे आएंगे। तो यहाँ पे 1804 की बात है, यानी कि 19वीं शताब्दी की जब शुरुआत हो रही थी, 1804 की बात है। नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। अगर एमसीक्यू आता है इसमें से पूछा जाता है, नेपोलियन की संहिता किसे कहा जाता है? वो है नागरिक संहिता, उसको जाना गया। और इसने जो है जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार जो दिए थे ना, कि तू अमीर है, अमीर ही रहेगा, और उसको जो है स्पेशल दर्जा दिया जाता था अमीरी को लेके। कोर्ट में अगर केस करो तो अमीर ही जीतेगा, वो गरीब कुछ नहीं कर सकता। तो वो सारे जो भी कानून अधिकार उसने दिए थे वो सारे रद्द कर दिए गए, सबको समान अधिकार दिया गया, जो कि अच्छी बात थी। देश सब अच्छी तरक्की पे चल रहा था। अच्छी बात यह है कि वो हमसे बहुत पहले कर चुके थे, हम तो अभी भारत में तो कुछ और ही कर रहे थे। पता ही है क्या चल रहा था उस टाइम पे, अंग्रेजों का राज, यानी उन्हीं लोगों के आसपास का जो राज है वो चल रहा था।
अब यहाँ पे बताया जाता है कि शुरुआत में जो है अनेकों शहर जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड के साथ ही कई और भी शहर ब्रेसेल्स, मेजोन, मिलोन, वारसा फ्रांसीसी सेनाओं के को स्वतंत्रता का तोहफा मानते थे। इतने सारे नाम बोल दिए, कौन याद रखेगा इन नामों को। देखो सिंपल बात है, इतने नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रटने के लिए बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो भी है मतलब मान के चलो कि उनके जो फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, उन्होंने क्या किया, अब हमारा देश तो आज़ाद हो गया, ओ भाई साहब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें भी करे क्या आज़ाद, चल हम सेना भेज रहे हैं, हमला कर दो, ऐसा हो गया अब सीन। और उसके चलते जो वो सेनाएं जा रही थी ना फ्रांस की बाहर आसपास अड़ोसी पड़ोसी शहरों में, देशों में, तो लोग जो है ना उनको आज़ादी की सेना मानने लगे थे। आज मतलब वो आज़ादी का तोहफा लेके आए। उनका फायदा क्या हुआ, देखो मैं बताता हूँ क्यों बोला गया कि उनको आज़ादी की सेना है, वो आज़ाद करेगी। किस चीज़ से आज़ाद करेगी, देखो पहले पंगा क्या था, जो टैक्स था ना उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों को मतलब एक अगर कोई सामान बेचना है उस पर बहुत टैक्स लगता है, जैसे आजकल भारत सरकार लगा रही है। तो जो बहुत, ये तो फिर भी ठीक है, वहाँ पे तो बुरी हालत हो गई थी। जो व्यापारी लोग थे उनको पैसा बचना तो दूर, अपने पास से देना पड़ रहा था। तो उस चक्कर में जो है घाटे में चल रहे थे सब लोग, सबको कर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था। एक तो फायदा ये हुआ कि उन्होंने टैक्स हटा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है उनको आज़ादी दी गई, काफ़ी सारी जो है सुविधाएं वहाँ पे आई, तो इस वजह से उनको स्वतंत्रता की सेना बोला गया। लेकिन अब अपना देश आज़ाद, दूसरा देश आज़ाद, तीसरा भी आज़ाद, चलो अब करते हैं सबको बर्बाद। क्या हुआ, अब ये सेना जो जा रही है इसको पैसा कौन देगा, बताओ तुम, कौन देगा पैसा। उधर के देश में वो खाना भी खा रहे हैं जाके, सोने का जुगाड़, हथियार, बहुत सारी चीजों की बर्बादी हो रही है। कहां से आएगा वो पैसा जो उनको दिया जाएगा। हाँ, टैक्स बढ़ा दिया। जिस चीज से लोग परेशान थे पहले से ही, वो जिसको आजादी की सेना मान रहे थे, अब वो आजादी की सेना नहीं रही। देश के हालात खस्ता हो गए तो अपने मतलब टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया, लोगों की हालत खस्ता कर दी देश के चक्कर में। ये हालात रहे थे वहां पे फ्रांस के अंदर। अब यहाँ पे आता है दूसरा पॉइंट आता है इसमें, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। राष्ट्रवाद का निर्माण का मतलब है कि जो राजा लोग थे ना, राज कर रहे थे, वहां से उस जगह से उठ के जो जमीन थी ना, उसको देशों का नाम, देशों का दर्जा दिया गया, राष्ट्र बना दिए गए। राष्ट्र का मतलब है जैसे भारत, पाकिस्तान, इटली, चाइना, जापान, जो भी कुछ अलग अलग है ये राष्ट्र हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वहां पे भी अलग अलग राष्ट्र बना दिए गए। राजतंत्र जो है खत्म कर दिया गया, क्योंकि राजतंत्र में क्या था कि एक राजा राज कर रहा है, ठीक है। अगर वो राजा नहीं रहा तो फिर उसका बेटा राज करेगा, तो वो सिस्टम हटा दिया। अब लोगों की सहमति से बनाया जाएगा और वो लोगों के हिसाब से ही काम करेगा। यहाँ पे बताते हैं कि जर्मन, इटली, स्विट्जरलैंड को, जिनको आज हम जानते हैं, वो उस टाइम पे जो है राजशाही, डचियों, कैटिनो, ऐसे जो है अलग अलग राजा लोग जो है राज कर रहे थे उसके जमीनों पे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो सिस्टम बदलता चला गया। बताते हैं जिन्हें जो है यहाँ पे स्वायत्त क्षेत्र कहते थे। कुछ लोग आजाद रहते थे, हर कबीले की अलग अलग बोली, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, थोड़ी सी दूर जाके कुछ और बोल रहे हैं, समझ में आना मुश्किल हो रखा था। लेकिन फिर जो है धीरे धीरे सिस्टम फैला। फ्रांस ने जो है क्रांति का बहुत अच्छा असर पड़ा, और जो भाषा थी, देश की भाषा फ्रेंच जो बोली जाती थी, वो भाषा वहाँ की राष्ट्रीय भाषा बना दी गई कि हाँ सब लोग इसको बोल सकते हैं, सब इस भाषा को समझ सकते हैं। पढ़ना लिखना सिखाया गया उस भाषा को, क्योंकि बहुत सारे कबीले तो ऐसे थे वो पता ही नहीं क्या ही बोल रहे थे, किसी को समझ में ही ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपकी देर के बीच बीच में। तो 1797 की बात है, कब की बात है, 1797। वो समय था जब नेपोलियन ने इटली पर हमला कर दिया था। बहुत सारे युद्धों की शुरुआत हो गई थी इस टाइम पीरियड में। अब 1815, 14 से 15 के बीच में ना, जो 1815, तो ये वो टाइम था जब ये नेपोलियन टाटा गुड बाय कह के चला गया। 1821 में जो है यूनानी स्वतंत्रता आई, फिर 1848 में फ्रांस में क्रांति आई, और फिर धीरे धीरे जो है लोगों के जीवन काल में सुधार होता चला गया। अब यहाँ पे आगे बताते हैं, एक शहर का नाम आता है हैसबर्ग। याद रखोगे भाई, इतने शहर है, हमारे देश के भी नहीं है, कितनों के याद रखोगे, अपने देश के ही नहीं याद होते यहाँ पे। तो बस सिंपल याद रखना, कोई एक शहर है, ठीक है। हैसबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना दिया गया था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया के सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे।
हैब्सबर्ग साम्राज्य में लाम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। मतलब कि बहुत सारी जमीन जो थी ना वो अलग अलग टूटी पड़ी थी, उसको इकट्ठा करके जो है हैब्सबर्ग में जोड़ दिया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारा ऐसे अकेला नहीं हुआ था, बहुत सारे अलग अलग इलाकों में अलग अलग ऐसे इकट्ठा सा कर दिया ताकि जमीन की जो कॉन्टेक्ट है वो जल्दी मतलब चल पाए उनके। अब यहाँ पे जो है बात आती है कुलीन वर्ग की, वो लोग जिनके पास पैसा था, अमीर लोग, और उसके अलावा वो लोग जिनके पास बहुत बड़ी जमीन थी, उनका क्या सीन हुआ। उनको फायदा होना था, अब वहां पे दास प्रथा चल रही, बहुत सारा फायदा उनको मुनाफा शुरुआत से मिलता आ रहा, और अमीर लोग भाई गरीबी में जाते नहीं है इतनी जल्दी। यहाँ पे बताते हैं पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बांटी थी, और जिस पर भूदास खेती करते थे, यानी कि जो जमीन के नौकर चाकर लगा रखे थे उन लोगों ने, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियां, बहुत बड़े बड़े जो घर थे वो भी उनके पास थे। गांव में जाओ तो खेतों की जमीन सारी उनके पास थी, मतलब उनको तो दिक्कत आनी ही नहीं थी कहीं से भी। ठीक है, तो उनको तो बड़ा मजा आ रहा था उस मतलब, हाँ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ होगा लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा उनको तो फायदा ही मिला कहीं ना कहीं। अब बात आती है उदारवादी की। किसकी बात आती है? उदारवादी। देखो उदारवाद आ गया। देखो ये टॉपिक जो है ना काफी बड़े बड़े हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था चैप्टर 2 भागों में होगा। वैसे भी ये वीडियो भी काफी लंबी चल रही है और डिटेल में जानना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि अगर इन शॉर्ट मैं आपको करा दूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको चैप्टर का। ठीक है, अब उदारवाद कौन लोग थे? वो लोग जो बोलते हैं हम ही आजाद हैं, हम रहेंगे आजाद। ये कहाँ रहोगे भाई आजाद? तुम नहीं रहने वाले। अब ये लोग जो है ना, ये लोग बड़े खुश थे, फ्रांस में क्रांति हो गई, वाह बल्ले बल्ले मजा आ गया, और उसके बाद बर्बाद भी हो गए। मतलब कि उनको वो आजादी जो सोच रहे थे ना, जो आजादी का मतलब था उनको नहीं पता था। हालांकि उन्होंने जो है जो राजाओं का राजतंत्र जो चल रहा था उससे राष्ट्रवाद पे ले आए देश को, लेकिन फिर भी उनको आजादी नहीं मिली थी ढंग से, वो खुश नहीं थे। क्योंकि अब जो है उन लोगों ने जो ये राजतंत्र था उससे राष्ट्रवाद जब आया, राष्ट्रवाद की वजह से कर बढ़ाए गए, जो जिनकी उनको ये लग रहा था कि ये जो कर थे जिससे उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, जो इतने महंगे हैं उनसे उनको फायदा मिलेगा, उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी, घंटा सुख सुविधाएं मिली उनको। वो तो बेचारे कर पहले इतना ज्यादा था और उसको कम करने के चक्कर में तो उदारवादी बन रहे थे। अब ये उदारवादी बने और उसका नतीजा ये हुआ कर और बढ़ गए। वाह, अब भुगतो अपने आप को। तो ये था उदारवाद। उदारवाद का मतलब होता है आजादी, ये बार बार आएगा। ठीक है, आजादी, ये लिबरलाइजेशन है, इसका मतलब है उदारवाद जो है ना, ये हिंदी में नहीं है, लिबरलाइजेशन है, ये इंग्लिश का वर्ड है, उसको हिंदी में लेके आया गया है, उदारवाद बोला जाता है। ठीक है, ये जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है आजाद। लिबरलाइजेशन, ये हिंदी में उदारवाद रख रखा है कुछ भी। ठीक है, तो ये सीन हुआ था यहाँ पे और नतीजे भुगतने पड़े उनको बाद में। फिर अब यहाँ पे बताते हैं 1833 की बात है। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों पर टैक्स देना पड़ता। 11, सोच के देखो, मतलब एक छोटी सी जगह ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे देश बटे पड़े हैं, छोटा सा इधर हो गया छोटा, और एक कोई रास्ता जा रहा है इनके बीच में से ऐसे निकल के, तो इसको ऐसे टैक्स दो भाई, मेरा टैक्स मेरा टैक्स मेरा टैक्स, ऐसे व्यापारी मार रखे थे बिल्कुल इन्होंने। 11 जगहों पे सीमा शुल्क देना पड़ता, जिसकी वजह से जो कपड़ा ला रहे, जो सामान लेके आ रहे, वो इतना महंगा हो जाता, वो भी बिकता नहीं उनका। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी व्यापारियों को, और ऊपर से अब तो ये टैक्स और बढ़ा दिया। तो इसको जो है पंगा ये भी नहीं था, अकेला ये भी पंगा नहीं था, पंगा ये भी था, एक यूनिट होती है एले। आज की बात नहीं है, मैं बता दूं। अब आप बोलोगे एले क्या होता है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं अपनी जिंदगी में। ये एक यूनिट होती है, जैसे मीटर होती है ना, मीटर, फुट, सेंटीमीटर, ऐसे एक यूनिट होती है कपड़े को नापने वाली। ठीक है, एले जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो एले था ना उधर चल रहा था, इसकी जो लंबाई थी वो बराबर नहीं थी, कहीं पे छोटी कहीं पे बड़ी। पंगा हो रहा है ना एले का। एक तो 11 जगहों पे टैक्स दो, ऊपर से इनको एले का ही नहीं पता, एले छोटा है कि एले बड़ा है किस देश में, मतलब कपड़ा बर्बाद ही बर्बाद हो रहा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी इन्होंने दे रखे हैं कि अगर एक जो है एक एल कपड़ा, एल मतलब समझ रहे हो ना, ये एल, ये वाला एल, एक एल कपड़ा जो है फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेज में 55.1 सेंटीमीटर मिलता, और न्यूबर्ग में तो 65.6 सेंटीमीटर मिलता। वाह भाई वाह, मजा आ गया। और फ्राइबर्ग में 53.5, मतलब
कहीं पे तो छोटा सा कपड़ा दे रहे हैं, मतलब इतना 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 जो है गैप कर दे रहे वो, मतलब 1 फुट के आसपास का गैप उड़ा दे रहे थे, आधा फुट 1 फुट, तो बड़ा पंगा था। अब उसका जो है समाधान निकल के आया 1834 में, यानी कि लोग, व्यापारी लोग जो है इतने परेशान हो गए, वहां से इतना शुल्क देना पड़ रहा था, 1-2 साल के बाद उसका समाधान किया गया। क्या हुआ, एक जो है सीमा जो वो थी ना, वो क्या बोलते हैं, जो रेखा थी जहां पे से वो जा रहे थे व्यापार, 12 बाउंड्रीज जो कवर करनी थी उनको, उनके लिए एक इलाका, स्पेशल इलाका, मतलब एक स्पेशल टीम बना दी गई जो पूरा टैक्स इकट्ठा करेगी और उनको बार बार जगह जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, जिसको जो है जालवेराइन बोला गया। 1834 में बनी थी। परसा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन को नियुक्त किया गया और वो जो है जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए, मतलब अलग अलग देश थे यार, छोटे छोटे घूम रहे थे वहां पे, बोले मेरा टैक्स मेरा टैक्स, तो वो तो शामिल हो गए, कुछ एक बच गए, मतलब 2 हिस्सों में 2 ही जगह टैक्स देना पड़ा, 11 जगह का टैक्स हटा दिया गया। इसका थोड़ा सा फायदा भी हुआ व्यापारियों को, क्योंकि बार बार एल्ले एल्ले नहीं था, जो वो एल्ले अब फिक्स हो गया था और थोड़ा सा फायदा हुआ, ठीक है। अब 1815 के बाद जो है एक नया रूढ़िवाद सिस्टम आया। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार, इन सबको बनाए रखना चाहिए, ठीक है, रूढ़िवादी लोग ये मानते थे। लेकिन इसको जो है कुछ लोग तो सोचते थे खराब है, कुछ बढ़िया है, सबकी अपनी अपनी सोच चल रही थी, ठीक है। देखो ये नाम उसका जालवेराइन, जो एले वाला सिस्टम था जो संघ बनाया था उसका नाम था जालवेराइन। ऐसे छोटे छोटे से नाम है, मैं बता दूंगा, सिर्फ इस पूरे चैप्टर में से है ना, ये तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, और एक वियना संधि छोटी सी है ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे जो है 1815 में ब्रिटेन, रूस, परसा, ऑस्ट्रिया, ऐसे बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे देशों ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था। अब पता है ना आपको 1814-15 में खत्म हो गया था नेपोलियन, वो ऐसे ही हुआ था, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर एकदम से हमला कर दिया और भाई टिक नहीं पाया, वो फिर फैल गया उधर ही। अब 1815 में एक संधि हुई, इनकी आपस में संधि हुई, वियना संधि। क्या हुई, एक ट्रीटी साइन हुई इनकी, ट्रीटी ऑफ वियना बोला जाता है इसको, वियना संधि बोल देते हैं, जिसका उद्देश्य क्या था कि उन इलाकों में बहुत सारे जो बदलाव नेपोलियन ने करे थे ना, वो सारे के सारे रद्द कर दिए जाए, अभी के अभी जो जमीन उसने हथियाई है सारी वापिस कर दी जाए। क्योंकि देखो एक देश अगर ऐसे बीच में बैठा है और चारों तरफ के देश उसके ऊपर हमला कर दे, क्या होगा उसका, ऑब्वियस सी बात है वो हार जाएगा। अब इनकी जो जमीन था ना, बीच वाला, इनकी जमीन हथिया के बैठ गया था चारों तरफ से, तो वो सारी जमीन उनको लौटा दी गई और शांतिपूर्वक समझौता हो गया, ठीक है। और समझौते का नाम क्या रखा गया, वियना संधि रखा गया, ठीक है, छोटी सी बात थी ये। अब यहाँ पे बताते हैं ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए, जिसका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों, उनमें जो है ना क्या होता था, आज भी होता है ये, तो भाई क्या करें, इनका जो सरकार थी ना वो नहीं चाहती थी कि ये जो आजादी का महकमा चल रहा है, ये जो भी विचार लोगों के चल रहे हैं, ये दुनिया में फैले, आसपास के समाज में फैले, इस वजह से उनको जो है मरवा दिया जाता है, या फिर जो है उनको ये किताब, नाटक, अखबार, इनको तो परमिशन ही नहीं थी कि तुम कुछ ऐसा छाप सको, आजादी नहीं थी प्रेस को वहां पे। लेकिन लोग मांग कर रहे थे कि प्रेस को आजाद किया जाए, सच्चाई लोगों के सामने लाई जाए। पता नहीं सच्चाई आएगी कि नहीं आएगी, वो मैं कह नहीं सकता। अब क्या हुआ, इटली का क्रांतिकारी ये जुसेप्पी मच्चीनी, ठीक है, जन्म हुआ था 1807 में जेनोवा में, ठीक है। इसके बारे में बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। आपका इतिहास का जो ये पहला पार्ट है, इसका पहला पर्सन है, 4-5 नाम है उसमें, उनके में से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है, तो उनको जरूर से कर लेना, बाकी कुछ करो ना करो। देखो अब के इस चैप्टर में, इसके बाद चैप्टर खत्म करेंगे हम, क्योंकि पार्ट 2 भी बनाना है और काफी बड़ा है अभी भी बचा हुआ। जुसेप्पे मच्चीनी, इसका जन्म हुआ था 1807 में जेनोवा में। वह कार्बोनरी के एक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया, एक सीक्रेट जो महकमा होता है उसमें जुड़ गया वो। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने से उसे बहिष्कृत कर दिया गया, विद्रोह कर दिया था, और वो पकड़ा गया और उसको जो है देश निकाला है, कुछ भी कर दिया, मतलब उस क्रांति की जो भी संगठन था उससे बाहर निकाल दिया गया उसको। उसके बाद उसने जो है ना 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से 2 जो है ना इसने संगठन बनाए थे। एक का नाम था यंग इटली, क्योंकि ये देखो इटली में था ना, इटली का क्रांतिकारी था, तो एक तो नाम रखा यंग इटली, और एक इटली कहाँ है, यूरोप के अंदर, एक रखा यंग यूरोप। याद रखोगे ना, 2 नाम इसने, 2 संगठन इसने बनाए, यंग इटली, यंग यूरोप।
यंग का मतलब है जवान, ठीक है। तो ये 2 उसने बना दिए थे। उसके बाद इसने जो है उनमें पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अलग अलग देशों के सदस्यों को भी शामिल कर लिया था, जो कि अच्छी बात थी। और सबके जो है विचार मिलते जुलते से थे, काम बन गया इनका और आगे क्रांति करते रहिए। तो ये था जूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में, एक अकेला व्यक्ति जिसने 2 संगठनों का निर्माण कर दिया क्रांति करने के लिए। पहले तो निकाल दिया गया था, क्या करता बेचारा, अब सुधार कर लिया इसने। तो ये था इस चैप्टर के अंदर। देखो चैप्टर बच गया, आधे से भी ज्यादा बचा हुआ है, अगली वीडियो में करेंगे, मतलब अगले पार्ट के अंदर मैं इसको कराने वाला हूं आपको। सो अगला पार्ट भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो काफी लंबी चली गई है मुझे पता है, लेकिन भाई चैप्टर इतना खतरनाक है, इतना डिफिकल्ट है, आसान कैसे बनाऊं, और काट काट के बता दिया तो फिर आप उत्तर क्या लिखोगे जाके पेपर के अंदर। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लेना, ताकि आपको अगर कोई अपडेट आए काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।